हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन 74 टू सेक्शन 79 बीएनएस के बारे में। ये सेक्शंस डील करते हैं कि जब महिलाओं के खिलाफ अलग अलग इंटेंशन से असॉल्ट यानी हमला और क्रिमिनल फोर्स यानी आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो कैसी स्थिति बनती है और किस स्थिति में कितनी पनिशमेंट दी जाती है। तो इन सेक्शंस को समझने से पहले एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के बारे में। और अगर आप असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के बारे में पहले से ही जानते हैं तो आप टाइमलाइन 950 पर स्किप कर लीजिए इस वीडियो को और सीधे सेक्शन 74 पढ़ लीजिए। तो अपने बैरेक में आप ओपन कर लीजिए सेक्शन 128 बीएनएस, जिसमें आपको फोर्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 128 की डेफिनेशन अगर आप डायरेक्ट में देखेंगे, उसको अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर बल लगाया गया है तब कहेंगे जब उसकी वजह से दूसरा व्यक्ति गतिमान हो जाए या उसका मोशन चेंज हो जाए या वो जो कर रहा था वो रुक जाए, उसकी गति में कोई ऐसा पदार्थ डाल दे कि उसके मोशन में चेंज आ जाए या वो मोशन में आ जाए या फिर वो अगर वो चल रहा था तो वो रुक जाए, जिससे उसका कोई बॉडी पार्ट उस चीज़ के कांटेक्ट में आ जाए, उसने जो पहना है उसके पास है, वेयरिंग और कैरिंग या कोई भी ऐसा काम जिससे उसकी सेंस ऑफ फीलिंग अफेक्ट हो, वो बल कहलाता है। आपको याद होगा कि बचपन में भी हम फिजिक्स में बल के बारे में पढ़ा करते थे, फोर्स के बारे में पढ़ा करते थे। और सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो फोर्स वो है जो किसी भी स्थिर वस्तु को गतिमान कर देता है या फिर गतिमान वस्तु को स्थिर कर देता है या गतिमान वस्तु की दिशा बदल देता है। तो सिंपल बेयर एक्ट भी हमसे यही कह रहा है, लेकिन इसमें कानून की भाषा है तो थोड़ा और ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करके लिखा गया है। बल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए अपने रास्ते में जा रहा था, बी आया और बी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और ए ज़मीन पर गिर जाता है। इससे क्या हुआ, ए की गति बदल गई, उसका मोशन बदल गया, वो सीधे रास्ते से जा रहा था, अब वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। वो चल रहा था, अब वो रुक गया है, वो लेटा हुआ है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उसने बल का प्रयोग किया, फोर्स का यूज़ किया। तो सिंपल सी भाषा में वही बल है जो कि हम साइंस में भी पढ़ा करते थे, वही लॉ में भी है। तो ये है हमारा सेक्शन 128 फोर्स के बारे में। अब अगर हम सेक्शन 129 की बात करेंगे तो इसमें फोर्स के साथ एक और चीज़ ऐड हो जाती है, वो है क्रिमिनल। अब सेक्शन 129 बात करता है क्रिमिनल फोर्स की। फोर्स के साथ अगर क्रिमिनल इंटेंशन या फिर नॉलेज जुड़ा है तो हम कहेंगे ये क्रिमिनल फोर्स है। अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल से समझें तो उसमें क्या था कि ए जा रहा था और बी ने उसे धक्का दिया, लेकिन अगर हम इसमें ये जोड़ दें कि बी का इंटेंशन था कि वो उसे धक्का दे जिससे उसका हाथ पैर टूट जाए या वो परेशान हो जाए, उसके पास कोई एक ऐसी चीज़ थी जो उसके हाथों से छूट जाए या फिर वो ख़त्म हो जाए वो चीज़, या फिर ए इस आशय से वो धक्का दे कि बी को ऐसा लगे कि बहुत उसके अंदर डर की भावना आ जाए, तो यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स यही बात कह रहा है कि अगर आप उस फोर्स में किसी आशय के साथ काम करते हैं तो वो क्रिमिनल फोर्स हो जाता है। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे बचपन में हम देखते हैं कि बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे खेलते हैं अपनी मस्ती में खेलते हैं, उनका कोई ऐसा आशय नहीं होता है कि मैं इसको धक्का दूंगा तो इसका हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। वो खेलते हैं और खेल खेल में मस्ती में कोई बच्चा गिर भी जाता है, दूसरे लोग उसको संभालते हैं। तो यहाँ पर तो हम कहेंगे कि उसने बल का प्रयोग किया और वो गिर गया। लेकिन जब बड़ा है, कोई बड़ा इंसान है, उसको पता है कि अगर मैं इस पर ये बल लगाऊंगा, ये फोर्स यूज़ करूंगा तो ये गिर सकता है, इसको डर लग सकता है इस चीज़ से, इसको कोई इंजरी हो सकती है, इसकी कोई चीज़ गिर सकती है उसका, या फिर वो जानबूझ के ऐसा करे, उसका इंटेंशन हो कि वो उसको गिराए। तो अगर कोई भी फोर्स का यूज़ कर रहा है साथ ही साथ उसका इंटेंशन है, उसको नॉलेज है इस बात की कि ऐसा काम करने से ये होगा, तो यहाँ पर उसे कहा जाएगा क्रिमिनल फोर्स। अगर आप सेक्शन 129 की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें कहा गया है जो किसी आशय से किसी व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है बिना उस व्यक्ति की कंसेंट यानी सहमति के, ताकि कोई क्राइम कमिट हो जाए, अपराध कारित हो जाए, या फिर उसे ज्ञान है कि ये बल लगाने से इंजरी, फेयर या फिर अनोयंस, क्षति, डर या फिर परेशानी होगी, तो कहा जाएगा कि उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंटेंशन या नॉलेज होना चाहिए, और ऐसा इंटेंशन या फिर नॉलेज होना चाहिए कि मैं ये फोर्स यूज़ करूँगा तो अगले इंसान को इंजरी होगी, फेयर होगी या फिर अनोयंस होगा, और वो भी
अगले व्यक्ति की कंसेंट के बिना। तो यहाँ पर कीवर्ड्स है हमारे पास इंटेंशन, नॉलेज, विदाउट कंसेंट, इंजरी, फेयर एंड अनोयंस। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है। यहाँ पर हम बेयर एक्ट का एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है कि जेड एक मूवर्ड बोट में है। मूवर्ड बोट मतलब बंधी हुई नाव। नदी किनारे कोई नाव बंधी हुई है, किसी लकड़ी से उसको फंसाया गया है या फिर ऐसे रस्सियाँ बांधी गई हैं कि वो बंधी रहे। तो उस मूवर्ड बोट में जेड है और ए क्या करता है, आके उसकी मूरिंग्स को हटा देता है, मतलब उसकी रस्सी को निकाल देता है या वो जो लकड़ियों के सहारे उसको बांधा हुआ है उन लकड़ियों को हटा देता है, जिससे क्या होता है, बोट डूबने लगती है। अब ए क्या करता है, आशयपूर्ण तरीके से जेड को गतिमान करता है। यहाँ पर उसका इंटेंशन है कि ये नाव गति में आ जाए और जिससे जेड को इंजरी, फेयर और अनोयंस हो सकता है। तो यहाँ पर उसने ये सब काम किया जेड की कंसेंट के बिना। उसको इस बात का नॉलेज था, इंटेंशन था कि ऐसा करने से जेड को इंजरी होगी, फेयर होगा, अनोयंस होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए ने जेड पर क्रिमिनल फोर्स लगाया है। अब बात करते हैं सेक्शन 130 असॉल्ट के बारे में। ये कहता है कि जब कोई ऐसा कोई जेस्चर या इशारा करता है या ऐसी तैयारी करता है जिससे उसका आशय या नॉलेज ये होता है कि इस जेस्चर से, इस इशारे से, इस तैयारी से अगले व्यक्ति को ये लगे कि अब ये आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करने वाला है, तब कहा जाएगा कि असॉल्ट यानी कि हमला हुआ है। तो इसे ऐसे समझिए कि क्रिमिनल फोर्स लगने से पहले असॉल्ट हो रहा है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज कहीं पर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए जा रहा है और बी दौड़ दौड़ के आ रहा है कि मैं इस ए को आज धक्का देकर ही रहूँगा। अब वो क्या कर रहा है, अभी उसने धक्का दिया नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, दौड़ दौड़ के आ रहा है और उसके इशारे को देख के, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर ए को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मेरी तरफ ही आ रहा है और ये आएगा तो मुझे धक्का दे देगा। अभी उसने क्रिमिनल फोर्स का यूज़ नहीं किया है, वो क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करने वाला है, उसको धक्का देने वाला है, उसको उससे इंजरी होने वाली है, लेकिन अभी उसने धक्का दिया नहीं है। तो क्रिमिनल फोर्स से पहले होने वाली चीज़ है असॉल्ट, जिसमें वो तैयारी करता है, वो ऐसा कोई इशारा करता है जिससे अगले इंसान को ये डर पैदा हो जाए कि मेरे ऊपर अब क्रिमिनल फोर्स लगने वाला है, तो उसे कहा जाता है असॉल्ट। यहाँ पर ए जा रहा था, उसने देखा कि बी मुझे मारने आने वाला है, तो उसको अगर यहाँ पर एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ मुझ पर कुछ अटैक होने वाला है, तो इस स्थिति को कहा जाएगा असॉल्ट। अगर हम यहाँ पर बेयर एक्ट का एग्जाम्पल देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि ए अपनी मुट्ठी जेड के ऊपर तानता है और ऐसा करने के पीछे उसका कोई इंटेंशन है, कोई नॉलेज है। उसको ऐसा पता है कि अगर मैं अपनी मुट्ठी जेड के ऊपर तानूंगा तो जेड को डर लगेगा और उसको लगेगा कि ए उसे मारने वाला है। तो ऐसा करना असॉल्ट यानी कि हमला कारित करना है। फिर अगर आप इसका एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि केवल वर्ड्स हमला नहीं माने जाते यदि ऐसी कोई तैयारी या जेस्चर नहीं है। इस एक्सप्लेनेशन को ऐसे समझिए कि 3-4 दोस्त बैठे हुए हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। ए कह रहा है कि मैं तुझे झापड़ मार दूंगा या मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ पर वो ना कोई ऐसा जेस्चर कर रहा है, ना वो ऐसा कोई तैयारी कर रहा है, बस खाली मजाक मजाक में बात चल रही है, तो वो असॉल्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमको वहाँ पर देखना है कि उसका इंटेंशन है, उसकी नॉलेज है ऐसा करने से ऐसा होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उससे अगले इंसान को एप्रीहेंशन हो, उसको ये लगे कि हाँ ये मेरे पे अब अटैक करने वाला है। तो ऐसी तैयारी होना ज़रूरी है, ऐसा जेस्चर करना ज़रूरी है, इसके पीछे उसका इंटेंशन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग असॉल्ट को समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है कि जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, 2 लोग पहले बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते उनकी वो बातचीत बहस में बदल जाती है, फिर उनको गुस्सा आने लगता है। हीट ऑफ द मोमेंट में एक क्या करता है, एक कुर्सी उठाता है और बी के ऊपर तान देता है। तो अभी वो तान रहा है, उसने मारा नहीं है, तो उसने जो ताना, कुर्सी को उसके ऊपर ताना और अगले को लगने वाला है कि ये मुझे इस कुर्सी से अब मार देगा, तो ये कहलाएगा हमारा असॉल्ट, सेक्शन 130 ऑफ BNS। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। सेक्शंस भी आप याद कर लीजिए 128, 129 और 130।
अब चलते हैं हमारे सेक्शन 74 पर, जो बात करता है कि असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद द इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। इसकी डेफिनेशन कहती है कि किसी महिला की मॉडेस्टी आउटरेज करने अर्थात लज्जा भंग करने के आशय से जब असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया जाता है तो कम से कम 1 साल से लेकर 5 साल तक की पनिशमेंट विद फाइन इम्पोज किया जाता है। तो इसमें जो मेन कीवर्ड्स आपको देखने हैं, हुएवर असॉल्ट और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी विमेन इंटेंडिंग टू आउटरेज और knowing to be likely that he will thereby outrage her modesty, अर्थात जो कोई महिला के साथ असॉल्ट करता है या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है इस आशय से कि ऐसा करने से महिला की लज्जा भंग होगी या फिर वो जानता है कि ऐसा करने से महिला की लज्जा भंग होगी, shall be punished with imprisonment of either description for term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine, अर्थात उस व्यक्ति को 1 साल का जो कि 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है प्लस फाइन देना पड़ेगा। अब इसमें आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। पहला, असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज़। दूसरा, किसी इंटेंशन से या फिर किसी नॉलेज से कि उसको पता है ऐसा करने पर ऐसा होगा। और तीसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। और फोर्थ है पनिशमेंट 1 से लेकर 5 साल और फाइन। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस टर्म पर, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी अर्थात लज्जा भंग। आखिर लज्जा भंग होता क्या है? ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि ये लज्जा भंग होगी या ये नहीं होगा, लेकिन टाइम पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट में इस टर्म को डिफाइन किया गया है कि मॉडेस्टी क्या होगी और कब माना जाएगा कि लज्जा भंग होगी या नहीं। मैं केस लॉस का एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें विमेन से जुड़े क्राइम के लिए भी एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो होगा उन केस लॉस का, तो वहाँ से आपको ये समझने में आसानी होगी। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि लज्जा भंग एक ऐसी चीज़ है जो महिला के जेंडर से जुड़ी है। जैसे ही किसी का जन्म महिला के रूप में होता है तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक महिला के रूप में एक उसकी पहचान होती है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और वो कैसे बिहेव करेगी, उसके साथ किस तरीके का बिहेवियर किया जाएगा, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं कि उसके साथ आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इससे उसकी गरिमा, उसकी लज्जा प्रभावित हो सकती है। तो इसको ऐसे वर्ड्स में डिफ़ाइन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे आप ऐसे समझिए जैसे बिना कंसेंट के आप किसी महिला के बॉडी को ऐसे टच नहीं कर सकते हैं या फिर उसके कंधे पर हाथ नहीं रख सकते हैं। हो सकता है कि उसको ये चीज़ ठीक ना लगे, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है जिससे हम लज्जा भंग के बारे में बता सकें। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जैसे महिला के साथ छेड़छाड़ करना, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना या उसकी कंसेंट के बिना उसे हक कर लेना, उसे किस कर देना, ये सब लज्जा भंग में आता है, जिससे एक महिला असहज महसूस करती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि पब्लिक बसेस में या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग महिलाओं से सटकर खड़े हो जाते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश करते हैं या उनके शरीर को छूने की कोशिश करते हैं। ये भी लज्जा भंग हो सकता है। तो लज्जा भंग इज़ अ वास्ट टर्म और केस टू केस सिचुएशन के हिसाब से इसमें अलग अलग रूलिंग्स हैं। तो सिंपल वे में कहें कि कोई भी ऐसा एक्ट जिससे महिला असहज हो जाती है, उसे लगता है कि महिला होने के नाते उसके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो इसे कहा जाता है लज्जा भंग। अब बात करते हैं सेक्शन 75 सेक्सुअल हैरेसमेंट की। डेफिनेशन कहती है कि अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, एक आदमी निम्नलिखित में से कोई भी काम करता है। पहला, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, अर्थात शारीरिक संपर्क और सेक्सुअल रिलेशन यौन संबंध बनाने के लिए स्पष्ट रूप से संकेत देता है। दूसरा, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मांग करता है या अनुरोध करता है यौन संबंध बनाने के लिए। तीसरा है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ विमेन, महिला की इच्छा के बिना उसको कोई अश्लील सामग्री दिखाता है। और चौथा है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, अश्लील बातें करता है या फिर ऐसे इशारे करता है। तो उस व्यक्ति को सेक्सुअल हरासमेंट के ऑफेंस का गिल्टी माना जाएगा। इसका सबसेक्शन 2 हमें इसकी पनिशमेंट के बारे में बताता है। अब इसमें आप देखिए सेक्शन 75 के सब सेक्शन 1 में
1, 2 और 3 जो क्लॉज हैं जिसमें कहा गया है कि फिजिकल कांटेक्ट बनाता है, सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करता है और पोर्नोग्राफी दिखाता है, तो तब 3 साल तक की पनिशमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। और जो 4th क्लॉज है इसका, जो कहता है कि मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क अर्थात अश्लील बातें या इशारे करना, उसमें 1 साल की पनिशमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो 3 ईयर की पनिशमेंट है वो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 76 की ओर। 76 कहता है कि महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से अगर आपराधिक बल या फिर हमला किया जाए, कोई भी व्यक्ति जो ऐसा एक्ट करता है या फिर करने के लिए दूसरों को उकसाता है जिसमें उसका ये आशय है कि महिला को निर्वस्त्र किया जाए या फिर वो उस महिला को मजबूर करता है कि वो नग्न हो जाए, तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 साल की जेल जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और साथ ही साथ फाइन भी देना पड़ेगा। सेक्शन 76 असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरॉब। देखिए इसमें भी आपको ध्यान रखना है, असॉल्ट या फिर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स है और इस आशय से कि महिला को डिसरॉब किया जा सके, उसे विवस्त्र किया जा सके, या तो वो खुद कर रहा है या फिर किसी को वो अबैट करता है, उकसाता है, या फिर महिला को कंपेल करता है, मजबूर कर देता है कि वो नेकेड हो जाए। तो पनिशमेंट याद रखनी है, कम से कम 3 साल की जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और साथ में फाइन भी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। सेक्शन 77 देखते हैं वॉयरिज्म। वॉयरिज्म मतलब होता है दृश्य रतिकता। सिंपल सी भाषा में अगर समझें तो अगर कोई महिला अपने कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है जहां पर उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि उसे कोई भी ना देखे, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है, उसे देखता है या फिर नहाते हुए या फिर कोई भी प्राइवेट एक्ट करते हुए उसकी फ़ोटो खींचता है और उसको फैलाता है, दूसरों में बांटता है, तो उस समय जो व्यक्ति उसको देख रहा था या फिर जिसने उसकी इमेज कैप्चर की, जिसने उसको बांटा और जिसमें बांटा, जिन लोगों में बांटा, अगर वो लोग भी इसको देखते हैं तो यहाँ पर माना जाएगा कि वो सभी दृश्य रतिकता अर्थात वॉयरिज्म के जो सेक्शन है, सेक्शन 77 के अंदर उनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो सेक्शन 77 की डेफिनेशन को देखिए। सेक्शन 77 वॉयरिज्म, whoever watches or capture the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year। पहले इतना समझते हैं, ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो देखता है या फिर कैप्चर करता है इमेज किसी महिला की जो कि अपने किसी प्राइवेट एक्ट में इंगेज है। प्राइवेट एक्ट कुछ भी हो सकता है, नहाना हो सकता है, कपड़े चेंज करना हो सकता है, या फिर कोई भी प्राइवेट एक्टिविटी जो जहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमको कोई भी नहीं देख रहा है। जैसे कोई महिला अपने बेडरूम में है, वो एंजॉय कर रही है, तो वहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन उसको होगी कि उसे वहाँ पर कोई भी नहीं देखेगा, वो उसका प्राइवेट एक्ट है। अगर कोई महिला पब्लिक में ऐसे हाफ नेकेड कपड़े पहन के आती है और वहाँ पर उसकी इमेज कोई ले लेता है, तो वहाँ पर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। हो सकता है कि कोई और चीज़ वहाँ पे अप्लाई हो, लेकिन वॉयरिज्म वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेन टर्म ही यही है कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर उसको इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि उसको कोई भी नहीं देख रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व, ना ही किसी के द्वारा, या फिर अगर किसी ने उसकी वो काम करते हुए कोई वीडियो बना ली है या फिर कोई इमेज कैप्चर कर ली है, तो जो भी उसको देखेगा या फिर जो भी उसको फैलाएगा, उन सभी लोगों को फर्स्ट कन्विक्शन में कम से कम 1 साल की इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक हो सकती है और साथ ही साथ फाइन भी देना पड़ता है। और अगर सेकंड कन्विक्शन हो जाता है या फिर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है तो वहाँ पर ये इम्प्रिजनमेंट बढ़कर 3 साल से 7 साल तक की हो सकती है और साथ ही साथ फाइन भी देना होता है। अर्थात जो भी व्यक्ति वॉयरिज्म करता है या फिर ऐसी इमेजेस को
फैलाता है, लोगों में बांटता है, तो दोष सिद्धि होने पर पहली बार में उसे कम से कम 1 साल से लेकर 3 साल की पनिशमेंट होती है, साथ ही साथ फाइन होता है। और दूसरी बार दोष सिद्धि होने पर या फिर उसके बाद दोष सिद्धि होने पर 3 से लेकर 5 साल की पनिशमेंट प्लस फाइन का यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 77 में। सेक्शन 78 बात करता है स्टॉकिंग की। स्टॉकिंग का सीधा सा मतलब है कि पीछा करना। कोई व्यक्ति अगर किसी महिला को फॉलो करता है, any man who follows a woman and contact or attempt to contact such women to a foster personal interaction repeatedly despite of a clear indication of disinterest by such women। कोई आदमी जो किसी महिला का पीछा करता है या फिर संपर्क करने की उससे कोशिश करता है, उस महिला के साफ इनकार के बावजूद भी उससे पर्सनल बातचीत बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरा है कि उसको मॉनिटर करता है इंटरनेट के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा, जैसे आजकल सोशल मीडिया साइट्स पर फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे उसको मॉनिटर करता है, तो कहा जाएगा कि उसने स्टॉकिंग अर्थात पीछा करने का अपराध किया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि फर्स्ट कन्विक्शन में उसकी जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक की हो सकती है और साथ ही साथ उसको फाइन देना होगा, और सेकेंड कन्विक्शन में उसको 5 साल तक की पनिशमेंट प्लस फाइन इम्पोज किया जाएगा। लेकिन स्टॉकिंग के 3 यहाँ पर प्रोविज़ो भी देखने को मिलते हैं। प्रोविज़ो यानी कि परंतुक, जिन कंडीशन में उस चीज़ को स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा। पहला, यदि राज्य सरकार द्वारा किसी क्राइम के, किसी अपराध के पता लगाने के लिए या फिर किसी अपराध को रोकने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है कि वो किसी महिला का पीछा करे, तो यहाँ पर स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा। या फिर किसी कानून के अंतर्गत कोई व्यक्ति को बोला जाए कि वो महिला का पीछा करे, तो यहाँ पर भी स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा। या फिर ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर जो व्यक्ति महिला का पीछा कर रहा है उसका व्यवहार तर्कसंगत है, न्याय संगत है, तो स्टॉकिंग करना वहाँ पर सही था उसके द्वारा। सिचुएशन के अनुसार हमको देखना पड़ेगा। जैसे एक महिला एक सुनसान सड़क पर जा रही है और किसी अच्छे आदमी को, आदमी अच्छे भी होते हैं, किसी अच्छे आदमी को ये लगता है कि ये इस सुनसान रास्ते से जा रही है तो मैं इसे आगे तक छोड़ के आता हूँ ताकि ये सेफ रहे, तो यहाँ पर उसका ये व्यवहार तर्कसंगत था, न्याय संगत था। तो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा कि वो उसको क्यों स्टॉक कर रहा था। तो इसके 3 प्रोविज़ो हैं। पहला, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए किसी को अपॉइंट किया है और महिला का पीछा कर रहा है। दूसरा है कि किसी लॉ द्वारा किसी को नियुक्त किया गया है किसी महिला का पीछा करने के लिए। और तीसरा है कि जब रीजनेबल ऐसी कोई सिचुएशन थी जो कि लगे कि हाँ स्टॉकिंग करना सही था, तब स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेक्शन 79 की ओर। ये कहता है कि वर्ड, जेस्चर, एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ विमेन। ऐसे कोई शब्द बोलना या ऐसे इशारे करना या ऐसा काम करना जिससे किसी महिला की मॉडेस्टी इंसल्ट हो जाए, अर्थात उसकी गरिमा को इससे ठेस पहुँचे। अब देखिए बात वही आ गई कि मॉडेस्टी को कहीं भी हम डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्या है ये भी केस टू केस डिफर करता है कि वहाँ पे कैसी सिचुएशन थी, कैसी वहाँ पे महिला की कंसेंट थी या नहीं थी। जितने भी आप महिलाओं के खिलाफ अपराध देखते हैं तो इसमें आपको हमेशा एक बात देखनी होगी कि कंसेंट थी या नहीं थी, क्योंकि कंसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ऑफेंसेस में। यदि किसी महिला की किसी चीज़ के लिए कंसेंट थी तो फिर वो क्राइम नहीं माना जाता है। अगर किसी महिला की कंसेंट थी कि वो अपनी इच्छा से किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। बहुत सारे ऐसे फेक केसेस देखने को मिले हैं जिनमें महिलाओं ने इन कानूनों का भी दुरुपयोग किया है। हालांकि महिलाएं भी वल्नरेबल हैं, मैं खुद एक महिला हूं, मुझे पता है कि हम जब बाहर जाते हैं तो कैसा माहौल होता है, डर लगती है बाहर जाने में। जब तक हम घर नहीं लौटते तब तक माँ बाप के मन में भी एक डर होता है कि हम सेफली पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीधे साधे होते हैं और वो किसी तरीके से इन केसेस में फंस जाते हैं। हम सब लॉयर हैं, हम लोग का कोर्ट वगैरह से पाला पड़ता है, तो हम देखते हैं कि कई सारे फेक केसेस भी इसमें देखने को मिले हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे केसेस ऐसे आए हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिए हैं। तो जितने भी ये केसेस होते हैं आपको इसमें की पॉइंट देखना है कि कंसेंट थी या नहीं थी। अब देखिए 79 कहता है कि जो भी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आशय से ऐसे शब्द बोलता है या ऐसी आवाज़ करता है, ऐसे इशारे करता है, किसी तरह की कोई वस्तु दिखाता है,
इस आशय से कि यदि महिला उस आवाज़ को सुन ले या फिर वो वस्तु को देख ले तो उसकी निजता का हनन हो, तो वो इस सेक्शन के अंदर आएगा। इसमें है पनिशमेंट 3 साल तक की, साथ में फाइन का प्रोविज़न है। ध्यान दीजिएगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अभी तक हमने जितने पढ़े वो नॉन कंपाउंडेबल थे और ये है कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर आईपीसी में यहाँ तक आ गए हो तो कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल तो पता होना चाहिए, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या होता है कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई इंसान है, वो किसी महिला को देखकर सीटी बजाता है, उसको घूरता है, उसके कपड़ों पर कोई टिप्पणी करता है, इससे महिला क्या हो जाती है, अनकंफर्टेबल हो जाती है, असहज महसूस करती है, तो वो इस सेक्शन 79 के अंदर कवर होगा। तो अब जल्दी से हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखिए, पनिशमेंट के हिसाब से अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो वॉयरिज्म, सेक्सुअल हैरेसमेंट, स्टॉकिंग और वर्ड जेस्चर से किसी की मॉडेस्टी को इंसल्ट करना, इन सब में 3 साल तक की पनिशमेंट है और साथ ही साथ फाइन है। असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके यदि किसी महिला की मॉडेस्टी को आउटरीच किया जाता है तो उसमें 5 साल तक की पनिशमेंट प्लस फाइन है। और यदि महिला को डिसरोब करने के इंटेंट से, निर्वस्त्र करने के आशय से अपराध किया जाता है तो 3 साल से लेकर 7 साल तक की पनिशमेंट है और साथ ही साथ फाइन है। बहुत बार मैं बहुत सारी चीज़ों को रिपीट करती हूँ तो आपको अजीब लगता होगा, लेकिन मैं इसलिए करती हूँ कि ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए और आपको वीडियो के साथ ही साथ चीज़ें याद हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।